मेरी ननद हमेशा हमारे घर आती रहती थी। वो जब भी आती थी तो उसका पति भी उसके साथ आता था। एक दिन मेरी ननद अपनी माँ के साथ अस्पताल चली गई थी। तभी अचानक मुझे मेरी ननद के कमरे से रोने की आवाज़ आई, तो मैं कमरे में जाकर देखने लगी। मेरा नंदोई आंसू बहा रहा था। उसे रोता हुआ देखकर मैं उसके पास गई। तब मेरा नंदोई मुझसे कहने लगा कि मेरी पत्नी का शरीर बहुत पतला है, जिसके कारण वो मुझे वो खुशी नहीं दे पाती जो मैं चाहता हूँ। मुझे तो हमेशा से तुम्हारी जैसी खूबसूरत और हट्टी कट्टी औरत की तलाश थी। फिर अचानक लाइट चली गई और मेरे नंदोई ने अंधेरे का फायदा उठाकर मुझे अपने करीब कर लिया। और फिर पूरी रात। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और दिलचस्प कहानी में। मेरा नाम पूजा है और अभी मेरी शादी को कुछ ही दिन हुए थे। तभी मेरी ननद हमारे घर आई। मुझे तो बस एक ही खुशी थी कि मेरी शादी के बाद मेरी ननद पहली बार घर आई है। मैंने उसका खूब अच्छे से स्वागत किया। मेरे नंदोई भी मेरी ननद के साथ आए थे। शादी की जल्दबाजी में मैंने अपनी ननद और नंदोई पर इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मैं अपनी ननद को बहुत अच्छे से देख रही थी। वो शरीर से बहुत पतली दुबली थी। उसका बदन दिखने में बिल्कुल किसी मर्द जैसा लग रहा था, क्योंकि एक औरत की सुंदरता उसके शरीर से होती है। लेकिन मेरी ननद का वजूद ही नहीं था, इसलिए वो दिखने में अट्रैक्टिव नहीं थी। और मेरी ननद के विपरीत मेरा नंदोई यानी कि उसका पति एक हट्टा कट्टा विशाल शरीर का मालिक था। दिखने में वो एक हट्टा कट्टा मर्द था। मैं उन दोनों की जोड़ी देखकर हैरान रह गई थी, लेकिन मैंने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं अभी उस घर में नई नई शादी करके आई थी। मैं किसी का भी स्वभाव अच्छे से नहीं जानती थी। घर आने के बाद से मेरी ननद एक औरत की तरह इधर उधर घूमे जा रही थी। हालांकि मेरे नंदोई अपनी पत्नी के साथ घूमने नहीं जाता था। मेरी शादी के बाद नंदोई साहब और मेरी ये पहली मुलाकात थी। कोई भी औरत अपने नंदोई से बात करने में शर्माती है। मैं भी शर्मा गई थी, लेकिन मेरा नंदोई बहुत खुले विचारों वाला था। वो मेरी हर छोटी से छोटी बात की तारीफ कर रहा था। मैं उसके खुले और सरल स्वभाव को समझ नहीं पाई, और मुझे नहीं पता था कि उसके पीछे उसके पास कोई अजीब वजह होगी। उसने पहली बार मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाया। फिर उन्होंने सबके सामने मेरी बहुत तारीफ कर दी। फिर मेरा नंदोई शगुन के तौर पर मुझे 5,000 रुपये देने लगा। नंदोई ने मेरी जो तारीफ की, उसे देखकर मेरी ननद बहुत गुस्से से नंदोई की तरफ देख रही थी। उनकी निगाहों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद मेरी ननद ने मेरे नंदोई को लेकर अपने कमरे में चली गई, और मुझे जो शगुन मिला था उसे लेकर मैं रसोई में चली गई। कुछ दिन बाद मेरी ननद फिर से हमारे घर आ गई। अब वो हर 2 दिन में आने जाने लगी थी, जिसके कारण हमारा हनीमून का प्लान नहीं बन पा रहा था। इसलिए मैं अपने पति विकास से बोली कि अपनी बहन से बात कीजिए कि वो हर 2 दिन बाद घर आती रहती है। आखिर बात क्या है? विकास ने कहा कि मेरी एक ही बहन है, इसलिए मैं उससे कुछ नहीं कह सकता। विकास ने एक शब्द में जवाब देकर मेरा मुंह बंद कर दिया था। उस दिन मेरी ननद हमारे घर पर थी। फिर कुछ देर बाद मुझे नंदोई की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं उनके कमरे में गई तो उन्होंने मुझे हल्दी वाला दूध बनाने को बोल दिया। मैं वो दूध अपने पति को देना चाहती थी, लेकिन अब हल्दी वाला दूध बनाने के बाद मैं अपने नंदोई के कमरे में जाने लगी। तभी मैंने अपने नंदोई को हॉल में बैठे हुए देखा। फिर उन्होंने मुझे हॉल में बुलाया। मैं उनके पास गई और उन्हें दूध का गिलास देने लगी। तब वो मुझे अलग ही नज़र से देख रहे थे। फिर मेरे हाथ से दूध का गिलास लेते समय उनका हाथ मेरे हाथ को छू गया। फिर जैसे ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मैं कांप कर रह गई और दूध का गिलास मेरे हाथ से छूट गया, और आधा दूध नीचे और आधा दूध मेरे कपड़ों पर गिर गया, जिसके कारण मेरे कपड़े खराब हो गए और मैं तुरंत अपना हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में चली गई। मैं वहाँ की गिरे हुए दूध को भी साफ नहीं कर पाई थी। मैं अपने कमरे में आते ही अपने कपड़े बदलने लगी, और कपड़े बदलने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे नंदोई मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि पता नहीं कब से वो मुझे कपड़े बदलते हुए देख रहा था। फिर मैंने मन में कई सवाल उठे, लेकिन मैं कुछ पूछ नहीं पाई। फिर मेरे नंदोई मुझसे कहने लगे कि पूजा भाभी, मेरी गलती की वजह से तुम्हारे कपड़ों पर दूध गिर गया।
मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मेरा नंदोई माफ़ी तो मुँह से मांग रहा था, लेकिन उसकी नज़रें मेरे वजूद पर गड़ी हुई थीं। उसके बाद मैं किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद खाना खाते समय मैंने अपने सास और ननद की बातचीत सुनी। मैंने सुना था कि वो कल अपने घर जा रही थी। अब तो बस एक रात की ही बात थी, तो मैं बर्दाश्त कर लूँगी नंदोई को। मैंने उससे बिना कुछ कहे उसकी माफ़ी को स्वीकार कर लिया। अगले दिन सुबह मेरी ननद अपने घर के लिए रवाना हो गई, लेकिन वो शाम को तुरंत घर लौट आई। आज जब वो आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। मेरी सास ने अपनी बेटी से पूछा कि वो क्यों रो रही है। फिर वो बोलने लगी कि माँ, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और अभी तक मैं बे औलाद हूँ। मेरे ससुर अब मुझे नए नए तरीके से चिढ़ाने लगे हैं। वो कहते हैं कि तेरी भाभी जिसका विवाह तुझसे बाद में हुआ है, वो तुझसे पहले माँ बन जाएगी, पर तू तो बांझ ही रहेगी। मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद मेरी सास मुझे घर से बाहर निकाल देगी। माँ, मैं अब माँ बनना चाहती हूँ। अब मैं ससुराल वालों के ताने नहीं सह सकती। उन्होंने आगे कहा, मैं मरते दम तक अपने ससुर के पैर नहीं छूऊंगी। अपनी ननद की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि वो बिना पति के घर आई और पति के बिना वो गर्भवती कैसे हो सकती है। जैसे ही मेरी ननद की बातचीत समाप्त हुई, मेरे नंदोई घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में 2 बड़े बैग थे। मैं समझी कि मेरी ननद अकेली आई है, पर ऐसा नहीं था। उसके पीछे उसका पति भी आ गया। उस घर में अभी भी उसका अपना अलग कमरा था। सास ने उसे वहीं रहने की इजाज़त दे दी। मेरा पति विकास उन लोगों के आने जाने पर कुछ भी नहीं बोलता था, और मेरे बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि मेरी सास ने मुझे अपनी ननद के सामने कुछ भी कहने का हक नहीं दिया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी ननद हमारे घर पर कब तक रहेगी। मुझे मेरी ननद से ज़्यादा उसका पति पसंद था, क्योंकि वो मुझ पर नज़र रखता था। ननद के घर आने के अगले दिन विकास अपने ऑफिस के काम से गांव बाहर चला गया। वो सुबह ही गांव के लिए निकल गया। उनके जाने के बाद नंदोई सुबह 10 बजे ऑफिस के लिए निकले। उसके बाद मेरी सास और मेरी ननद को लेकर डॉक्टर के पास चली गई। अब दिन के 12 बज रहे थे और इस समय मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी। मैंने घर का बचा हुआ काम खत्म कर दिया और नहाने के लिए चली गई। जब मैं नहाने गई तो मैंने हॉल में टीवी चालू छोड़ दिया, क्योंकि मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद था। कुछ ही देर में मैं नहाकर गाना गुनगुनाते हुए बाहर हॉल में आ गई और अपने टॉवल को पकड़ते हुए डांस करने लगी। तभी मेरा टॉवल छूटकर नीचे गिर गया और उसी वक्त मेरा नंदोई मेरे सामने आ गया, क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अपने नंदोई को देखकर तुरंत अपने टॉवल को उठाया और दौड़ते हुए अपने कमरे में घुस गई, क्योंकि मैंने तब छोटी सी टॉवल के अलावा कुछ भी नहीं पहना हुआ था। इस हालत में मैं सिर्फ विकास के सामने रहती थी और आज मेरे नंदोई भी मुझे देख चुका था। तभी मेरा नंदोई मेरे पीछे दौड़ता हुआ आया और उसने मुझे कपड़े बदलने का भी समय नहीं दिया। उसने कहा, मुझे ज़रूरी फाइल नहीं मिल रही है, मुझे अर्जेंट ऑफिस जाना है। कृपया पूजा भाभी उस फाइल को ढूंढने में मेरी सहायता कर दें। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरे कमरे से बाहर खींच कर ले आया। मैं अपने नंदोई के सामने उस टॉवल में ही थी, जिसके कारण मेरा वजूद साफ नजर आ रहा था। मेरा नंदोई मुझे अपने कमरे में ले गया। वहाँ उसने मुझे कुछ फाइलें दी। मैं उस फाइल को देख रही थी, लेकिन नंदोई ने मुझे ये नहीं बताया कि उन्हें कौन सी फाइल चाहिए थी। जब मैंने उनसे ये पूछने के लिए अपनी गर्दन ऊपर उठाई कि उन्हें कौन सी फाइल चाहिए, तो मैंने देखा कि वो पैर के नाखून से लेकर मेरे सर के बालों तक मुझे घूर रहे हैं। जैसे ही मेरा ध्यान उनकी नज़र पर गया, मैंने उनसे बोला, शायद मुझे आपकी फाइल नहीं मिल रही, मुझे माफ़ करें। इतना कहकर मैं अपने कमरे में जाने लगी। तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं गिरने ही वाली थी। अचानक मेरे नंदोई ने मुझे गिरने से बचा लिया। अब मैं अपने नंदोई की बाहों में थी। फिर मैं पूरी तरह से नंदोई पर फिदा हो गई। मेरा नंदोई बहुत ही रोमांटिक था। फौरन ही उसने अपना हाथ मेरी कमर पर फिराना शुरू कर दिया। फिर मैं उससे खुद को छुड़ाकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी कि पूजा भाभी, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। उसके घर से निकलने के बाद ही मैं अपने कमरे से बाहर निकली, वो भी साड़ी पहनकर। दोपहर को क्या हुआ ये मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि शायद ये बात किसी को बताने लायक नहीं थी। इसी तरह दूसरे दिन नंदोई ने छुट्टी ले ली
उन्होंने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आज भी मेरी सास मेरी ननद को लेकर डॉक्टर के पास चली गई थी। अब मैं सारा दिन नंदोई के साथ घर पर बिल्कुल अकेली थी। मैं अपने नंदोई की आंखों में हमेशा झूठ देखती थी। उसने झूठ बोला कि उसके सर में दर्द है। फिर दोपहर को नंदोई और मैं खाना खाने के लिए साथ बैठ गए। खाना खाते समय वो मुझसे बातें करने लगा और बोला, पूजा भाभी, मुझे हमेशा से तुम्हारी जैसी पत्नी चाहिए थी, तुम्हारे जैसी खूबसूरत और गठीला बदन की, इसलिए मुझे तुमसे प्यार हो गया है। फिर वो कहने लगा कि मेरी पत्नी बिल्कुल तुम्हारी जैसी नहीं है, उसका बदन बहुत ही कमज़ोर है। अगर उसका हाथ भी पकड़ लिया जाए तो उसका तुरंत हाथ दुखने लगता है। उसका पतला शरीर हमारे वैवाहिक जीवन में बहुत सारी बाधाएं पैदा कर रहा है। हम पिछले 3 वर्षों से बेऔलाद हैं क्योंकि मेरी पत्नी मुझे खुश नहीं कर पाती। मुझे नहीं पता था कि नंदोई मेरे साथ अपनी वैवाहिक बातें क्यों शेयर कर रहे थे। मैंने सोचा कि बच्चा न होने से वो सचमुच परेशान है, तो मैं उसकी बात सुन रही थी। उस दिन सुबह और शाम होने के बावजूद भी मेरी सास और ननद घर पर नहीं आई थी। हर दिन की तरह मैं शाम के लिए खाना बनाने लगी। मैं रसोई में खाना बना रही थी, तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मैं मोबाइल फ़ोन लेने हॉल में आ गई। विकास का फ़ोन आया था। इससे पहले कि मैं अपना फ़ोन उठाती, रिंग बंद हो गई। जैसे ही फ़ोन बजना बंद हुआ, मुझे किसी और की आवाज़ सुनाई दी। मैं आवाज़ की ओर आगे गई तो आवाज़ मेरे कमरे से ही आ रही थी। मैंने अपने कमरे में देखा तो नंदोई कमरे में बिस्तर पर बैठा हुआ फुसफुसा रहा था। मैं उसे देखकर अपने कमरे में अंदर आ गई। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं। फिर वो मेरे सवाल का जवाब दिए बिना कुछ और बात करने लगा। उसने कहा, पूजा भाभी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे दुखी होने का एकमात्र कारण मेरी पत्नी है, जो मुझे कोई खुशी नहीं दे सकती। मैं उसके दुबले पतले शरीर से बहुत परेशान हूँ। बातें करते करते वो मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। फिर उसने कहा कि विकास ने बहुत पैसा कमाया है और उसे आप जैसी बहुत ही खूबसूरत पत्नी भी मिली है। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो और बिल्कुल वैसी हो जैसी एक मर्द चाहता है। वो मुझसे अजीब सी बातें करने लगा। मैंने उनसे कहा, नंदोई साहब, आप जो कह रहे हैं आप उस पर ध्यान दीजिए। मैं आपकी पत्नी की भाभी हूँ, आप मुझसे ऐसी बातें ना किया करें। जब मैं उनसे बात कर रही थी तभी घर की घंटी बजी और मैं तुरंत अपने कमरे से बाहर आ गई। रात के 10 बजे सास और ननद घर पर आई थीं। अब अगर वो अपने पति को मेरे कमरे से बाहर आते हुए देखती तो वो तुरंत अपने पति की आंखों को पहचान लेती, लेकिन मेरा नंदोई तो एक कदम आगे था। कुछ ही देर में वो मेरे कमरे से भाग निकला। मेरी ननद बहुत भोली थी, वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करती, इसलिए मैंने विकास को ही सब कुछ बताने का फैसला किया। अब मैं विकास के घर आने का इंतजार कर रही थी। मैं विकास को कॉल करना भूल गई थी। जब मुझे ध्यान आया तो मैंने तुरंत विकास को फ़ोन किया। विकास ने कहा कि मैं रात के 12 बजे तक घर आ पाऊंगा। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि विकास घर आ रहा है, क्योंकि उसके आते ही मैं उसे उसके जीजा के कारनामे बताने वाली थी। रात के 11 बजे तक घर में सभी ने खाना खा लिया था, लेकिन मुझे खाना खाने का मन नहीं था क्योंकि विकास अभी तक घर नहीं आया था। उसके कहने के अनुसार 12 बज गए थे। जैसे ही वो हाथ पैर धोकर आया तो मैंने हम दोनों के लिए प्लेट लगा दी। खाने के तुरंत बाद मैं भी उसके साथ अपने कमरे में चली गई। फिर मैं विकास से पूछने लगी कि उसकी यात्रा कैसी रही। उसने मुझे यात्रा के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं उसे कुछ और बताने वाली थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कहीं विकास गलत न समझ जाए, इसलिए मैं उससे कुछ नहीं कह पाई। फिर विकास जल्दी ही सो गया था। अगले दिन विकास शाम को जल्दी ऑफिस से घर आ गया। आज सास और ननद भी डॉक्टर के पास से जल्दी घर आ गई थीं। फिर विकास अपनी माँ से पूछने लगा कि मेरी बहन का इलाज कैसा चल रहा है। फिर उसकी माँ बोली, डॉक्टर ने 1 महीने की दवाई दी है। डॉक्टर ने कहा है कि इस 1 महीने में सभी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आएंगी। बात करते समय मेरी ननद ने विकास से कहा कि उसे दवा लेने के लिए गांव के बाहर जाना होगा। विकास तुरंत अपनी बहन के लिए दूसरे शहर जाने के लिए तैयार हो गया। वो कल ही गांव से घर लौटा था और फिर जाने को तैयार हो गया। मेरी ननद को अपने भाई की कोई परवाह नहीं थी, जबकि वो भी अच्छी तरह से जानती थी कि उसके भाई की अभी नई नई शादी हुई है। मेरी ननद बहुत मतलबी थी और मेरे पति ये नहीं देख पा रहा था।
उसी दिन रात को मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैंने विकास से कहा, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, कम से कम तुम तो मेरे साथ घर पर रहो। फिर विकास कहता है कि तुम्हारी बीमारी सामान्य है, लेकिन मेरी बहन का इलाज अभी बहुत ज़रूरी है। मुझे उसके लिए दवा लेने के लिए दूसरे शहर जाना होगा। कुछ घंटे आराम करो, फिर तुम बेहतर महसूस करोगी और जल्दी ही ठीक हो जाओगी। इतना कहकर विकास सो गया और अगली सुबह वो दूसरे शहर के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद मेरी ननद और सास हमेशा की तरह इलाज के लिए डॉक्टर के पास चली गई थी। सुबह को मेरा नंदोई भी उनके साथ ही ऑफिस के लिए निकल गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में मेरे अलावा और कोई काम करने वाला नहीं है। मैं सुबह से सबको नाश्ता परोसते परोसते थक गई थी, लेकिन किसी ने मेरा हाथ नहीं बटाया। अचानक जब घर में कोई नहीं था तो मुझे चक्कर आ गया और मैं किचन में ही बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में थी। मेरा नंदोई मेरे पैरों के पास बैठा हुआ था। उसे देखकर मैं तुरंत उठकर बैठ गई। मैंने उससे कहा, आप यहाँ कैसे? फिर उसने कहा, पूजा भाभी, तुम मुझे गलत मत समझना। मैं सुबह से तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ये देखने के लिए घर आया था कि क्या तुम्हें किसी की मदद की ज़रूरत है। जब मैं घर आया तो तुम रसोई में बेहोश मिली। जैसे ही तुम बेहोश हुई मैंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बोला है कि तुम स्ट्रेस ले रही हो, जिसके कारण आपको चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। मैं समझता हूँ कि आपकी चिंता का कारण मैं और मेरी पत्नी हैं। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम शाम को ही अपने घर चले जाएंगे। मैं अपनी वजह से अपनी बांझ ननद को, जो अपना इलाज करवा रही थी, उसे जाने नहीं दे सकती थी। इसलिए मैं अपने नंदोई से बोली, मुझे आप लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। आप सब मेरे अपने हो और जो आपने मेरे लिए किया है उसके लिए धन्यवाद। आज आपने डॉक्टर को बुलाया और मेरी मदद की। मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। जैसे ही मैं अपना बाकी काम करने के लिए बिस्तर से उठने लगी, तभी नंदोई ने मुझे फिर से बिस्तर पर बैठा दिया। फिर उसने मुझसे वहीं पर बैठने को कहा और रसोई से मेरे लिए नाश्ते की प्लेट लेकर आया। उसने मुझे अपने हाथों से नाश्ता खिलाया और कहने लगा कि मुझे ये भी पता है कि सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। नाश्ते के बाद उसने मुझे अपने हाथ से दवाई दी। फिर उसने मुझसे माफ़ी मांगी। उसने कहा, कल मैंने आपसे जो भी बात की थी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं भावुक होकर बह गया था। मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा नज़रिया गलत नहीं था। मैं अपने नंदोई की भावनाओं को समझ गई। आज उसने मेरी मदद करके अपने दुख का बदला चुका दिया था। मैंने उन्हें तुरंत माफ़ कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे बिस्तर से उठने नहीं दिया। उन्होंने कहा, आप 1 घंटा आराम करेंगी। 1 घंटे बाद जब मैं उठी तो घर बिल्कुल साफ सुथरा पाया। नंदोई साहब ने मेरा बचा हुआ सारा काम संभाल लिया था। उन्होंने दोपहर का खाना बाहर से ऑर्डर किया था। वो विकास से भी ज़्यादा मेरा ख्याल रखने लगा था। वो हमेशा मुझसे कहता था कि उसे मेरी जैसी पत्नी चाहिए थी। अब उसकी देखभाल और प्यार को देखकर मैं भी उससे कहना चाहती थी कि मुझे भी आपके जैसा ही पति चाहिए था, लेकिन मैं उसके सामने अपनी भावनाएं बताना नहीं चाहती थी। अगले 2 दिनों तक नंदोई ने मेरा बहुत ख्याल रखा। उन्होंने ये कहकर अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरी सास और ननद घर से बाहर जाती, वो घर के काम में मेरी मदद करने लगता था। उन 2 दिनों में हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। उस रात मैं अपने कमरे में जाने के बजाय अपनी ननद के कमरे में जाने लगी, ये सोचकर कि मैं अपनी ननद के साथ बैठकर ढेर सारी बातें करूंगी। तो मेरे कदम उनके कमरे की ओर बढ़ गए। जैसे ही मैं उनके कमरे के पास पहुंची, मुझे अंदर से उन दोनों के बहस करने की आवाज़ सुनाई दी और उनके झगड़े की जो वजह थी उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने चुपचाप अपना मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उस रात विकास घर नहीं आए थे। शायद वो आज घर नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ पार्टी में जाना था, इसलिए वो लेट आने वाले थे। मैंने विकास को घर जल्दी आने के लिए मैसेज कर दिया। अब कमरे में बैठकर मैं उनका इंतज़ार कर रही थी। मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लग रही थी, तो मैं पानी पीने के लिए किचन में जाने लगी। मैं उस वक्त नाइट गाउन में थी।
मैं पानी पीने के लिए किचन में जा रही थी कि मेरी नज़र हॉल में बैठी हुई मेरी ननद पर पड़ी। अभी अभी उन दोनों पति पत्नी में बहस हुई थी। मुझे नहीं लगा कि ये उनके साथ बातचीत करने का सही समय है, तो मैंने पानी पिया और तुरंत अपने कमरे में चली गई। मेरे कमरे में जाने के कुछ ही मिनट बाद मेरा नंदोई मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगा। जैसे ही मैंने कुंडी खोली, वो मेरे कमरे में आ गया। आते ही बोला, मैं आपसे बातचीत करने आया हूँ। मैं अच्छी तरह जानती थी कि उसे मुझसे क्या बात करनी थी। बोलते बोलते ही उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और फिर बोला, भाभी आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, विकास भाई आपका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते। इतने दिनों तक इस घर में रहकर मैंने ये देखा है, लेकिन मैं वास्तव में तुमसे प्यार करने लगा हूँ, इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। मैं समझ गई कि मेरा नंदोई का क्या मतलब था और वो मुझसे क्या चाहता था। विकास के बारे में उसने जो कुछ कहा था वो सब सच था। धीरे धीरे वो मेरे करीब आने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उसने कहा, आज रात आप विकास भाई को भूल जाओ और मैं अपनी पत्नी को भूल जाता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम पर आशिक हो गया हूँ। इतना कहकर उसने मुझे अपने गले लगा लिया। फिर मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बाहों में समा गई। मेरा वजूद पूरी तरह से कांप रहा था। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। अब हमारे सामने मेरी सास, ननद और विकास थे। उन तीनों को देखकर मुझसे ज़्यादा मेरा नंदोई को आश्चर्य हुआ। उसने जल्दी से अपनी शर्ट पहनी और अपनी पत्नी के सामने जाकर सारा दोष मुझ पर मढ़ने लगा। उसने कहा कि पूजा भाभी ने मुझे बार बार अपनी तरफ मोहित करने की कोशिश की है। अब मैं तो मर्द हूँ, मर्द का पाँव फिसलने में कितनी देर लगती है। और मैं बहक गया। अच्छा हुआ जो तुम सही वक्त पर आ गईं, वरना पता नहीं क्या हो जाता। फिर मैंने सबके सामने अपने नंदोई के कान के नीचे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये देखकर मेरी ननद और सास को बड़ा आश्चर्य हुआ। जैसे ही वो मुझसे कुछ कहने ही वाली थी, मैंने सबके सामने उसकी और उसके पति की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अब से कुछ देर पहले मैंने उन्हें बात करते हुए सुन लिया था, तो मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया। वही रिकॉर्डिंग सभी को सुनाना शुरू कर दिया। मेरी ननद बहुत स्वार्थी थी। उसकी नज़र अपने भाई की प्रॉपर्टी पर थी और मैंने ये सब नोटिस कर लिया था। लेकिन विकास और मेरी सास ये सब नहीं जानते थे। अभी भी मेरी ननद ने अपनी माँ को बच्चा न होने की बात कह हो गई थी बेटी के प्यार में, जो अपनी नई नवेली बहू पर ध्यान न दे सकी। जो लड़की अपने माँ बाप के पैसों पर नजर रखती है, वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी बेटी और स्वार्थी बहन कहलाती है। उसे अपने खून के रिश्तों से कोई लेना देना नहीं होता। आजकल ये स्थिति कई जगहों पर देखी जा रही है। पैसा आदमी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन किसी भी शादीशुदा लड़की को ये नहीं भूलना चाहिए कि पैसे से ज्यादा रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।